एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 16। हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है, इसमें लेक्चर नंबर 16 है। इससे पहले के लेक्चर्स में हम बहुत कुछ देख चुके हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में। होप आपने उस सभी वीडियोस देखे होंगे। कल क्लास नहीं हो पाई थी, थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था, तो उसके लिए आपसे तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ मैं। एंड आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर, जो हमारा सेकेंड राइट है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट। तो इस चीज़ को हम लोग जो है आज पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था राइट टू इक्वलिटी के बारे में। आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक 5 आर्टिकल्स में क्या दी गई है, इक्वलिटी के बारे में बताया गया है ना। चाहे वो 14 हो, चाहे वो 15 हो, चाहे 16 हो, चाहे 17 हो, चाहे वो 18 की बात की गई हो, राइट। 18 में क्या था, हमने देखा था हमारे टाइटल्स जो है, जो भी एकेडमिक और मिलिट्री से रिलेटेड टाइटल्स थे, उनको छोड़ के बाकी टाइटल्स की बात की गई थी, उनको एबॉलिश कर दिया जाएगा, राइट। उससे पहले हमने 17 में क्या देखा था, 17 में देखा था अनटचेबिलिटी को क्या किया जाता है, खत्म किया जाता है। इसी तरीके से हमने बाकी सारे आर्टिकल, जो 5 आर्टिकल्स हैं, उनके अंदर देखा था हमें किसी न किसी तरीके से क्या दी जा रही थी, इक्वालिटी दी जा रही थी। ओके, ये मैंने आपको बताया था हमारे प्रेम्बल में आने से पहले नेहरू रिपोर्ट 1928 के अंदर जब मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई थी, राइट। तो तब भी ये चीज़ इक्वालिटी को जो है एक मेन जो है क्या रखा गया था, ऑब्जेक्ट रखा गया था हमारे प्रेम्बल के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि हम जब आज़ाद होंगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेजर फैक्टर होगा वो क्या होगा, इक्वालिटी होगा। हम अपने सिटीजन्स को क्या देंगे, इक्वालिटी देंगे। ओके, ये सब बातें हमने करी थी लास्ट क्लास के अंदर। आज हमारा लेक्चर नंबर 16 है, उसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमारी पिछली 2 क्लासेस से चल ही रहा है। ओके, मंथन आईएएस, मेरा नाम मोहित जोशी है, और आप जो है इस क्लास का पीडीएफ या इस चैनल से रिलेटेड जो भी क्लासेज आती हैं, जो भी मेरी क्लासेज आती हैं, तो वहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाते हैं। कोई क्लास नहीं भी आती तो तब भी आपको उसका अपडेट मिल जाता है। तो आप इस चैनल को जो है सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हम लोग चलते हैं राइट टू फ्रीडम के अंदर, जो हमारे आर्टिकल नंबर 19 से लेकर आर्टिकल नंबर 22 तक दिए हुए हैं। टोटल 5 आर्टिकल्स हैं, कंफ्यूज नहीं हो जाएगा। 19, 20, 21 एंड 22 ऐसे तो आपको लगेंगे 4 ही हैं, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 21A भी है, राइट। तो ऐसे हम नंबर वाइज अगर काउंट करेंगे तो आपको 5 आर्टिकल्स मिलते हैं, ठीक है, किससे रिलेटेड, फ्रीडम से रिलेटेड। इसके बाद हम लोग देखेंगे ना, तो यहाँ पर स्पेसिफिक हो जाएंगे हमारे राइट्स, राइट। तो आपको किसी पर्टिकुलर लोगों के लिए, किसी पर्टिकुलर एरिया को डिसाइड करते हुए आपको राइट्स मिलेंगे। ओके, तो अभी हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 19 से, राइट टू फ्रीडम के बारे में। हम देखो फ्रीडम की बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19। ओके, आर्टिकल नंबर 19 क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अगर हम बात करें हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे अगर इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगर कोई है तो वो मेरे हिसाब से आर्टिकल नंबर 19 है। ओके, हम आर्टिकल नंबर 32 को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बट हमारे पास राइट ही नहीं होंगे तो हम किसको बचाएंगे। ओके, ये 32 आर्टिकल आपको बताता है कि आप अपने राइट्स, अगर आपके राइट्स का हनन हो रहा है, आपके राइट्स अगर आपसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, तो आप कहाँ जाओगे, सुप्रीम कोर्ट जाओगे। सुप्रीम कोर्ट उसका क्या है, गारंटर है, वो स्टेट को क्या करेगा, उसके खिलाफ क्या कर सकता है, एक्शन ले सकता है। कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आर्टिकल नंबर 32 आपको क्या देता है, आपको रेमेडी देता है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देता है कि आप अपने जो है आपके जो राइट्स हैं उनका कोई हनन ना कर पाए। बट अगर ये राइट्स ही नहीं होंगे तो फिर हनन की चीज़ का होगा। इसलिए तो आर्टिकल जो फ्रीडम, पहले आपको राइट्स मिलेंगे तभी तो उनको आप बचाएंगे ना, जब होंगे ही नहीं तो बचाएंगे किसे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इनमें भी अगर राइट्स जो बात करें, आर्टिकल नंबर 19 जो आपको बहुत तरीके क्या देता है, फ्रीडम देता है, आर्टिकल नंबर 19। वैसे तो आर्टिकल नंबर 19, 20, 21 एंड 22 ये सभी किससे डील करते हैं, फ्रीडम से डील करते हैं। बट आपको एक 19 जो है आपको एक देता है कि हमारे देश के अंदर आप कहीं भी घूम सकते हो, आपको फ्रीडम है किसकी, स्पीच की, एक्सप्रेस करने की अपने आप को, आपको कोई भी प्रोफेशन चुनने की जो है क्या है, फ्रीडम है। ये सब चीज़ के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 19 के बारे में, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 19 की तरफ हम रुक करते हैं। आर्टिकल नंबर 19 आपको 6 तरह की गारंटी देता है। आर्टिकल नंबर 19 आपको क्या देता है, गारंटी देता है 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की, ठीक है। 6 टाइप्स ऑफ फ्रीडम की गारंटी देता है कौन, आर्टिकल नंबर 19 आपको। कौन कौन से वो फ्रीडम है उनको हम देखते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको कहीं भी स्पीच देने की और एक्सप्रेस करने की, खुद को, किसको, अपने विचारों को एक्सप्रेस करने की क्या है, आज़ादी है। ध्यान रखिएगा। जो जो प्रेस की फ्रीडम है वो भी इसी के अंदर आती है, ध्यान रखिएगा। जो एडवर्टाइजमेंट की फ्रीडम है वो भी इसी के अंदर आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा। कुछ तरह की रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। आपको कोई अगर राइट मिलता है तो उसके साथ में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको क्या दी जाती है, कुछ ना कुछ आपको रिस्ट्रिक्शंस दी गई, कुछ ना कुछ आपके साथ लिमिटेशंस लगाई जाती है। हमने पहले ही पढ़ा था ना, हमारा जो नेचर है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स का कैसा है,
एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट, ध्यान रखिएगा, बट क्वालिफाइड, क्वालिफाइड है बट एब्सोल्यूट नहीं है, राइट। कुछ ना कुछ लिमिटेशंस यहाँ पर आपको मिलती रहेंगी, हर जगह मिलेंगे आपको, राइट्स दी जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको पीछे से आगे की तरफ धकेला भी जाएगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपके राइट्स तब तक आपको फंडामेंटल हैं, वो आपके ये राइट्स तब तक फंडामेंटल है जब तक कि आप दूसरे का फंडामेंटल राइट्स उनसे ना छीन रहे हो। ओके, जैसे मैंने कहा आपसे, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप तब तक ही अपने आप को एक्सप्रेस करोगे जब तक सामने वाले का फंडामेंटल राइट उससे ना छीन रहा हो। आप सामने वाले को गाली नहीं दे सकते। मैं कहूँ मुझे तो क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलूँ, नो, मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकता, ऐसे किसी के बारे में गलत छवि को उनकी सामने नहीं रख सकता। क्या होगा इससे, सामने वाले की भी तो एक डिग्निटी है ना, सामने वाले के पास भी तो क्या है, एक लिबर्टी है उसके, जैसे हमारे पास फ्रीडम है वैसी उसके पास भी फ्रीडम है। जैसे मेरे के पास जो है बोलने की आ जाती, तो उसके पास भी आ जाती कि वो अपने बारे में गलत ना सुने। ओके, ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शंस किस बेस पर है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को समझना। डायरेक्ट आपसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन कौन से बेस हैं जिस पर इंटीग्रिटी, अगर बात आएगी इंटीग्रिटी की देश के, ठीक है, या बात आएगी सोवेरेनिटी की देश के, तो वहाँ पर आपको चुप कराया जा सकता है। ओके, बात आएगी सिक्योरिटी की तो आपको चुप कराया जा सकता है। अगर बात आएगी फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस, दूसरे जो देश हैं, जो विदेशी देश हैं, जो विदेश है या फॉरेन कंट्रीज है, उनके साथ अगर हमको फ्रेंडली रिलेशन बनाए रखना है, तो उससे रिलेटेड अगर कोई इश्यू, कोई अगर आप ऐसी स्पीच दे रहे हो जो उन रिलेशन को खराब कर रही है, तो वहाँ भी आपको क्या करा जा सकता है, रोका जा सकता है। पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए भी आपको जो है क्या करा जा सकता है, रोका जा सकता है। ऐसी आप कोई स्पीच ना दो जिससे पब्लिक ऑर्डर क्या हो, खराब हो। रिस्पेक्ट टू डिफामेशन, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस एंड कंटेम्प्ट ऑफ, कोर्ट का आप कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, अवमानना नहीं कर सकते न्यायालय की। इंसाइटमेंट ऑफेंस, आप अपराध के लिए किसी को उकसा नहीं सकते हो, ऐसी स्पीच ना दो कि दंगे भड़क जाए। ओके, ऐसी स्पीच भी आप नहीं दे सकते हो। डिफामेशन, आप किसी के बारे में झूठी अफवाह नहीं फैला सकते हो, आप गलत अफवाह नहीं फैला सकते हो। ओके, तो फ्रीडम टू असेंबल जो अगला राइट है, फर्स्ट हमने बात करी आर्टिकल नंबर 19 आपसे क्या कहता है, 6 तरह की आपको फ्रीडम देता है, 6 तरह की। ओके, तो अगला जो फ्रीडम है, पहली फ्रीडम की हमने बात करी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, सेकंड फ्रीडम क्या है आपको, असेंबल, आप इकट्ठा हो सकते हो, आप असेंबल हो सकते हो, ठीक है। द स्टेट गारंटीज एवरी पर्सन टू फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स, ध्यान रखिएगा, ये नहीं आप जो है गोला बारूद लेके चल रहे हो, आप वेपन्स लेके चल रहे हो कहीं पर और असेंबल हो जा रहे हो, नहीं, आप नहीं हो सकते, आप पीसफुली असेंबल हो सकते हो। ओके, पीसफुली क्या कर सकते हो, असेंबल हो सकते हो, इकट्ठे हो सकते हो। ओके, ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। एज अब रीजनेबल कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं यहाँ पर, बी इम्पोज इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवेरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, देश की सोवेरेनिटी और इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ऐसी कोई आप असेंबली नहीं करोगे। असेंबली का मतलब आप जनरली इकट्ठा होते हो, प्रोटेस्ट करते हो, ये सब चीज़ें क्या है, फ्रीडम और टू असेंबल के अंदर आता है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, आप ऐसे इकट्ठा हो सकते हो बट पीसफुली, ऐसा जैसे आप देखते हो ना, इसके क्या है, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई बार क्या लगाई जाती है, धारा 144, धारा 144 हमारी आईपीसी जो 1861 के अंदर बनी थी, उसमें बहुत सारी क्या हैं, धाराएं हैं, उनमें से एक धारा, एक जो है आईपीसी 164 जो धारा है आपकी, वो क्या कहती है, आप 5 लोगों से ज़्यादा एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते, पीसफुली भी नहीं, विदाउट आर्म्स हैं तब भी नहीं हो सकते। ओके, कुछ पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इस तरह से स्टेट कर सकती है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर साफ साफ चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके, देखिए, जब हम किसी फ्रीडम को पढ़ रहे हैं, साथ साथ में उसके रिस्ट्रिक्शंस को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ध्यान रखिएगा, रिस्ट्रिक्शंस आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स के अंदर पूछ सकता है। अगली जो फ्रीडम है आर्टिकल नंबर 19 के अंदर, 6 के अंदर हम 2 पढ़ चुके हैं, 2 पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू असेंबल। ओके, अगली जो आपके पास फ्रीडम है किस चीज़ की, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, आप एसोसिएशन बना सकते हो, यूनियंस बना सकते हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हो। ओके, स्टेट कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आप पे लगाई जा सकती हैं, इंटरेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड सोवेरेनिटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, देश की इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, सिक्योरिटी को बचाए रखने के लिए, और साथ ही साथ सोवेरेनिटी बनाए रखने के लिए देश की, ठीक। फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन नेशंस फॉर पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, साथ ही साथ फॉरेन जो नेशंस हैं उनके साथ अपने रिलेशन को बनाए रखने के लिए। ओके, एंड विद रिस्पेक्ट टू डिफामेशन एंड इंसाइटमेंट टू ऑफेंस और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं जो हमने किसके अंदर ही पढ़ी थी,
हमने पढ़ी थी किसके अंदर, फ्रीडम टू ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर यही सब चीज़ें हमने पढ़ी थी, वही चीज़ हम दोबारा से भी पढ़ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर जब हम 33 पढ़ेंगे वो आपसे ये कहता है कि जो भी आर्म्ड फोर्सेज होती हैं, जो भी आर्म्ड फोर्सेज होती हैं वो क्या नहीं कर सकती, पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकती। पॉलिटिकल एसोसिएशन, नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन बना सकते हैं, लाइक जैसे क्लब है, मिलना है उनको तो वो बना सकते हैं क्लब वगैरह, बट पॉलिटिकल एसोसिएशन नहीं बना सकती। अब खुद ही सोचो, जैसे मानो सपोज वॉर चल रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में एक वॉर चल रही है और ये हमारे जो आर्मी मैंस हैं तो ये लोग क्या करने लगे, स्ट्राइक पे बैठ जाए, तो इससे क्या होगा, देश की सिक्योरिटी को क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पॉलिटिकल जो एसोसिएशंस है, पॉलिटिकल यूनियंस हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये सब नहीं बना सकते हैं कौन, आर्म्ड फोर्सेज। ये हम आर्टिकल नंबर 13 के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। सेम चीज़ आपको यहाँ पे भी लाए करेगा, ध्यान रखिएगा, आपसे फंसा सकता है यहाँ पर। नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं बट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होगी आपके आपके तीसरी आपको जो फ्रीडम मिलती है उसके बारे में, ठीक। ओके, अब हम बात करते हैं जो आपके 4th नंबर की जो फ्रीडम आपको मिलता है आर्टिकल नंबर 19 के थ्रू, फ्रीडम टू मूव फ्रीली। आप कहीं भी घूम सकते हो, आप कहीं भी देश के अंदर किसी कोने में, इंडियन टेरिटरी के अंदर, थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आप इंडिया की जो टेरिटरी है उसके अंदर कहीं भी फ्रीली मूव कर सकते हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं, आपका देश है, आपकी जहां मर्जी आप घूमो। बट ध्यान रखिएगा यहाँ भी क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है। मैंने आपको बताया ना, जितनी आपको फ्रीडम मिल रही है, फ्रीडम है बट कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपके साथ में है, नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन की तरह वहाँ पर सब चीज़ एब्सोल्यूट है, वहाँ पर लिमिटेशंस नहीं है, बट आपको क्या है, यहाँ पर आपको लिमिटेशंस दी गई है। आप कहीं भी घूम सकते हो बट कुछ जगह पर आपको ध्यान देना होगा। कहाँ पर ध्यान देना होगा, देखते हैं। कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में पहले बात करते हैं। ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर और प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी हम आर्टिकल नंबर 29 एंड 30 के बारे में बात करेंगे, जब शेड्यूल्ड ट्राइब्स को कुछ राइट्स वहाँ पर दिए गए हैं। ऐसे ही हमने शेड्यूल नंबर 6 देखी थी, वहाँ पर क्या बात की गई थी, 4 स्टेट्स की बात की गई थी, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया एंड मिजोरम हो गया। वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब्स की क्या है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है कुछ राइट्स उनको मिलते हैं शेड्यूल ट्राइब्स को। ओके, तो ये सब चीज़ें हैं, वहाँ पर आप डायरेक्टली ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ परमिशन लेनी पड़ेगी। ये चीज़ जहाँ पर हम देखते हैं बना सकते हो, वहाँ पर घूम सकते हो। आपसे यहाँ पर ये नहीं बोल रहा है कि आप शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं घूम सकते हो। अगर उनको प्रोटेक्ट करना है और लगता है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर जो है आपका जाना सही नहीं है या किसी और सिटीजन का जाना सही नहीं है, तो आपको रोक सकती है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। हम बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 के जो 4th आपको फ्रीडम मिलती है उसके बारे में। अब जो 5वीं फ्रीडम है उसके बारे में बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस। फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस के बारे में देखो, आप घूम सकते हो तो आप रह भी सकते हो, राइट। अगर आप घूम रहे हो पूरी जगह तो आप कहीं भी बस भी सकते हो, ये आपको क्या है, आपका फंडामेंटल राइट है। सिटीजन्स ऑफ इंडिया हैव द राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। आप किसी भी पार्ट में जो है अपना निवास स्थान बना सकते हो। अब ये मत कहिएगा सर जम्मू कश्मीर में रहना, जम्मू कश्मीर रहना तो आपको अलग से उसके लिए क्या क्लॉज बनाया गया, हमारे संविधान में अलग से लिखा गया, आपको वहाँ 15 साल एटलीस्ट रहना पड़ेगा, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते हैं वहाँ पर। ओके, तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं यहाँ पे, क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, ग्राउंड ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सेम चीज, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स वाले एरिया में चले गए, उनको क्या है, वहाँ पर उनको अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को बचा के रखना है। अगर आप चले जाएंगे वहाँ पर, आप जबकि आप शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग नहीं करते हो और वहाँ पे जाते हो तो क्या होगा, मिक्सचर हो जाएंगे ना, सब मिक्स हो जाएंगे, उनकी जो कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, विशुद्धि उत्पन्न हो जाएगी, राइट। तो ये सब चीज़ें से बचाने के लिए, उनके कल्चर को मेंटेन करने के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए वहाँ पर स्टेट क्या कर सकता है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हम फ्रीडम नंबर 6 की, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। आपको किसी भी प्रोफेशन को, राइट टू कैरी एनी ट्रेड, प्रोफेशन और एक्यूपेशन, आपको किसी भी तरह का व्यापार करने की स्वतंत्रता है, प्रोफेशन अपनाने की आपको स्वतंत्रता है। आपका मन है आप डॉक्टर बनिए, आप एमबीबीएस कीजिए, ठीक है, एमबीबीएस कीजिए और उसके बाद डॉक्टर बन जाइए। आपका मन है आपको जो है इंजीनियर बनना है, आप बीटेक कीजिए, उसके बाद इंजीनियर बन जाइए। आपको जो है कोई भी आपको प्रोफेशन अपना है, आपको बाल काटने आते हैं, आप नाई बन जाइए, कुछ भी आप जो है कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी ऐसी चीज़ें करेंगे जो इमोरल हैं। क्या है, जो इमोरल हैं और इलीगल हैं, ऐसी चीज़ों पर आपको क्या कर सकता है, कराया जा सकता है, रोका जा सकता है। अब जैसे आपको सर नहीं, मैं तो
ह्यूमन ट्रैफिकिंग करूँगा ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग अलाउ नहीं है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो आपको ऐसी चीज़ें आप नहीं कर सकते हो जो इमोरल हो, जो इलीगल हो, ओके, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कहता है लॉज डज नॉट प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग लॉज रिलेटेड टू टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर प्रैक्टिसिंग द ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड। गवर्नमेंट इस चीज़ को नहीं रोकेगा, लाइक किस चीज़ को, देखो आपको, आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो, अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी की जॉब पाना चाहते हो, राइट। आप आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इन सब सर्विसेज के अंदर सर्व करना चाहते हो, ओके। तो आपको, आपके लिए क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी है, क्या आपको बोला गया है, आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या आप ग्रेजुएट होने चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की एक डिग्री होनी चाहिए, आप तभी क्या बन सकते हो, यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो, राइट। ऐसी ही हर चीज़ के अंदर है। आपको डॉक्टर बनना है तो सेम चीज़, आपको टीचर बनना है तो सेम चीज़, आपको कुछ ना कुछ, आपको अगर कोई चीज़ बननी है तो किसी किसी चीज़ के लिए आपको क्या है, टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती हैं। सब जगह पर नहीं है। आपको अगर कोई ऐसा प्रोफेशन, आपको नाई बनना है तो आपको क्या सीखना पड़ेगा, बट आपको ऐसी कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको मैंने 6 तरह की फ्रीडम बताई, कौन कौन सी बताई, मैंने बताया आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फ्रीडम टू मूव फ्रीली, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ओके। ये सब चीज़ें होप आपको क्लियर हो गई होंगी। आर्टिकल नंबर 19 हमारा इस तरह से क्या होता है, समाप्त होता है। किसी को भी कोई डाउट हो आर्टिकल नंबर 19 से रिलेटेड, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ओके। अब हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 20 की तरफ। आर्टिकल नंबर 20 बेसिकली आपसे किस चीज़ के बारे में बात करता है, आपके प्रोटेक्शन की बात करता है इन रिस्पेक्ट टू कन्वेंशन ऑफ फॉर ऑफेंसेज, ओके। किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, एक मिनट, देखो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। आपको 3 तरह का यहाँ पे क्या दिया जाता है, प्रोटेक्शन दिया जाता है। किसके खिलाफ, कोई भी जब मानो अपराध होता है, कोई आप अपराध करते हो, ठीक है, ये बात कर रहा है, जैसे मानो सपोज 3 तरह की मैंने बात करी, आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है ना। आपको किसके खिलाफ प्रोटेक्शन मिलता है, एक तो बात होती है एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में, रिप्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन। इसका मीन्स क्या है, इसको पहले समझते हैं। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 20, आपको अगर सपोज मानो, मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। मानो सपोज आप आज देखते हो कि आज कोविड का टाइम है, राइट। तो आज मास्क पहनना क्या है, एक तरह से कंपलसरी है। अगर आप मास्क नहीं पहनते हो, ओके, अगर आप मास्क नहीं पहनते हो तो आप जो है, पुलिस अगर कहीं पर आपको उनको अगर चलान करने का राइट है तो आपको 2000 रुपये का चलान कर सकती है। बट अगर बात करें आज से 2012, 2013 या 2016 की बात करें, तो आप तो तब भी मास्क नहीं पहनते थे, राइट। तो उसके बेस पर आपसे आज चलान नहीं करा जाएगा, उसके बेस पर आपको आज अपराधी नहीं माना जाएगा, ओके। मीन्स क्या है इसका मीन ये है कि कोई भी ऐसा लॉ, सपोज आज आपने कोई गुनाह किया, और आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी गई है वो आज एक क्या है, अपराध है, तभी आप अपराधी हो। अगर आपने कोई अपराध किया, आपकी नज़र में, आपके पेरेंट्स की नज़र में वो अपराध है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में वो अपराध नहीं है, तो आप अपराधी नहीं हो, सीधी बात ये है, ओके। दूसरी बात, एक्स पोस्ट फैक्टो के बारे में ये बोल रहा है, देखो कोई लॉ जब तक बन नहीं जाता, उससे पहले अगर किसी ने क्राइम किया है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। मीन्स यही है कि अगर आपने आज गुनाह किया है और उससे रिलेटेड आज कानून है तो वो अपराध माना जाएगा, बट उस आपने अपराध पहले कर दिया और कानून बना ही नहीं है उससे रिलेटेड कोई, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, ध्यान रखिएगा। और आपसे क्या बोल रहा है, आपसे बात करता है डबल जियोपार्डी के बारे में। ये बोलता है कि देखो भैया, कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए एक ही बार दंडित होगा। उसने एक अपराध किया, एक बार सजा मिल गई उसे, अब उसे आप सजा नहीं दे सकते, ओके। ये बात की है जुडिशियल टर्म्स में, ओके। जुडिशियल ने आपको मान लो सपोज एक बार सजा दे दी, आपको उसी अपराध के लिए दोबारा से सजा नहीं मिलेगी, यही आपसे कहता है। पर्सन कैन नॉट बी कन्विक्टेड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस। सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा आपको सजा नहीं दी जाएगी, ये बोलता है आपसे आर्टिकल नंबर 20, ओके। आर्टिकल नंबर 20 का आपसे थर्ड प्रोविजन क्या कहता है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अपने खिलाफ गवाही देने के लिए आपको क्या नहीं किया जाएगा, आपको जबरदस्ती नहीं की जा सकती आपके लिए। आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आपने गुनाह किया है, इसको कबूल करो, नहीं। और इसकी वैल्यू भी नहीं होती। अगर मानो सपोज आप से कोई करवाता है, इस तरह से जबरदस्ती करवाता है, भैया आपको फोर्स करता है,
कि आप जो है गवा दो, और आप किसी प्रेशर में आकर कोर्ट के सामने बोल देते हो, तो उसकी वो वैल्यू होती भी नहीं है। ठीक है, आप कोर्ट जो है इस चीज़ को नहीं देखता, आप क्या गवाही दे रहे हो। अब तब भी उसके बाद जो पुलिस जो आप पे इंक्वायरी कर रहे हैं उनको प्रूव करना होता है कि आप गुनहगार हो। ठीक, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये क्या है, आपका फंडामेंटल राइट भी है कि आप अपने खिलाफ जो है गवाही ना दो, इस चीज़ के लिए आप फोर्सेबल नहीं हो। ओके, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। हमने 3 चीज़ों के बारे में बात करी। आर्टिकल नंबर 20 के अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन मिलती है आपको। एक है रिप्रोस्पेक्टिव क्रिमिनल लेजिस्लेशन, एक्स पोस्ट फैक्टो क्रिमिनल लेजिस्लेशन भी इसे कहा जाता है। इसमें यही चीज़ है कि पहले अगर कोई लॉ नहीं बनाए उस चीज़ से रिलेटेड, तो मुझे जो है उस चीज़ को लेके सज़ा नहीं मिलेगी। ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे मानो आज के दिन हम बात कर लेते हैं, लाइक जैसे कोई चूहा आपको दिखा, ठीक है, चूहे को आपने क्या कर दिया, मार दिया। चूहे को आपने आज की डेट में मार दिया, और इससे रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई भी जो है क्या नहीं है, कानून नहीं है, या हमारी आईपीसी के अंदर हम पर कोई धारा लग नहीं सकती इसमें, क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं बना है। आपने चूहे को मारा और जो है आप पर क्या लग गया, आप पे चार्जेस लग गए, नहीं है तो आप अपराधी नहीं हो। ओके, किसकी, कानून की नज़र में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आप अपराधी नहीं हो। आप हो सकता है अपने रिलीजन की नज़र में अपराधी हो सकता है अपने पेरेंट्स की नज़रों में अपराधी हो सकता है खुद की नज़र में अपराधी हो, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में आप अपराधी नहीं हो, हमारे स्टेट की नज़र में आप अपराधी नहीं हो। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। बट मानो सपोज आज है 2022 का दिसंबर चल रहा है, लास्ट दिसंबर। ओके, अभी हम बात करें, क्या बात करें कि 2023 के अंदर जनवरी के अंदर ऐसा कोई कानून आ जाता है जिसमें कहा जाता है आपने चूहे को अगर मारा है तो आपको 6 महीने की जेल होगी, 6 महीने की जेल होगी। अब आपने आज की डेट में ऑफेंस किया, यानी दिसंबर में ऑफेंस किया ये, राइट, बट एक कानून बन रहा है 2023 के अंदर, तो आप जो है इस कैटेगरी के अंदर नहीं आओगे, आपको ये 6 महीने की जेल नहीं होगी। जब ये कानून बना है उसके बाद ही जो है इस चीज़ को एप्लीकेबल हो गई है। इतनी मेरी बात शायद आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। मीन्स ये भी, कोई भी आपने पुराने अपराध किए हुए हों, अगर उससे रिलेटेड उस टाइम में कोई कानून नहीं था तो ये आप जो है अपराधी नहीं माने जाओगे। ओके, या एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर मानो सपोज आपने आज ऑफेंस किया, ठीक है, इसमें आपको 6 महीने की जो है जेल थी, 6 महीने की क्या थी, जेल थी। आज ऑफेंस किया, आज कानून में है कि 6 महीने की जेल होगी। सेम ऑफेंस आप गए 3 महीने बाद, आप आज की डेट में जेल में गए 6 महीने के लिए। ओके, 3 महीने के बाद इसी कानून के अंदर इसी ऑफेंस के लिए, सेम ऑफेंस के लिए जो सजा है उसको 12 महीने कर दिया जाता है, यानी 1 साल कर दिया जाता है। ओके, तो आपकी जो सजा है वो 6 महीने ही रहेगी। आप 3 महीने भुगत चुके हैं, 3 महीने और भुगतेंगे, 6 महीने में आप बाहर आ जाएंगे। आप पर ये 12 महीने वाला जो फंडा है ये नहीं लागू होगा, ध्यान रखिएगा। वो उनके लिए लागू होगा 3 महीने जब एक कानून बना है उसके बाद अगर कोई यही ऑफेंस को दोहराता है। ओके, इस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, सिर्फ जो क्रिमिनल जो लेजिस्लेशन होता है उन पर ही क्या होता है, इम्पोज होता है, न कि सिविल इम्पोज पर। अब क्या मतलब है इसका, सर जैसे जीएसटी था, जीएसटी मानो आज की डेट में क्या है, 18% है। ओके, आज की डेट में क्या है, 18% है। आपको मैंने तो शॉप का, अपनी जो मेरी दुकान है उसका रजिस्ट्रेशन मैंने आज की डेट में कराया और आज 18%। कल के दिन गवर्नमेंट इसको 26% कर देती है, या 30% कर देती है, या 40% कर देती है, तो वो आप पर भी इम्पोज होगा, वो सिविल मैटर्स है, राइट। तो ध्यान रखिएगा, क्रिमिनल जो लेजिस्लेशन है, क्रिमिनल जो मैटर्स होते हैं उन पर ये एक्स पोस्ट फैक्टो लागू होगा, अदरवाइज नहीं। ओके, ये चीज़ है। होप चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। आर्टिकल नंबर 20 में 3 चीज़ों की प्रोटेक्शन आपको दी गई है, एक्स पोस्ट फैक्टो एंड साथ में डबल जियोपार्डी एंड प्रोहिबिशन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन। ठीक है, आपको खुद के खिलाफ गवाही नहीं देनी होगी, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा दी जाएगी, साथ ही साथ पुराने जो भी आपके अपराध हैं उनके लिए आपको उसी के अनुसार सजा मिलेगी जो उस टाइम में कानून में लिखा गया था। ओके जी, अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 21 के बारे में। आर्टिकल नंबर 21 बेसिकली आपसे कहता है लाइफ और पर्सनल लिबर्टी का आपको राइट है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अब लाइफ तो यार सबकी होती है, लाइफ क्या है, सबकी है कि नहीं, लाइफ डॉग की भी होती है, लाइफ कैट की भी होती है, सबकी है। एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपको लाइफ का अधिकार तो है विद डिग्निटी, ठीक है, विद डिग्निटी। लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी बाय द स्टेट एक्सेप्ट एज पर द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। ओके, क्या मतलब कि आप तब तक
आपको लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है जब तक कि आप किसी कानून का क्या नहीं करते हो, उल्लंघन नहीं करते हो, राइट। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, द आर्टिकल हैड अ वाइड स्कोप एंड इट्स इंटरप्रिटेशन हैज अंडरगोन मैनी चेंजेस ओवर द डिकेड्स। इसके दौरान इसमें जो है बहुत बार जो है चेंजेस हुए हैं, ठीक है। इसको से क्या हो रहे हैं, दुनिया भर के इसमें चेंजेस आते रहे हैं। देखो मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ, लाइफ सबके पास है, लाइफ डॉग के पास भी है, लाइफ कैट के, आपको डिग्निटी के साथ लाइफ को जीने का अधिकार है, ओके। और दूसरा आपके पास लाइफ का अधिकार, पर्सनल लिबर्टी का अधिकार तभी तक है जब तक आप सामने वाले को क्या नहीं कर रहे हो, आप हर्ट नहीं कर रहे हो, सामने वाले के फंडामेंटल राइट्स उसे नहीं छीन रहे हो। अब क्या मतलब है सर इसका, थोड़ा एग्जाम्पल से समझाइए, ऐसा कहना चाह रहे हो ना। देखो क्या है, आपको मानो सपोज आपने कहा यार आपके पास क्या है, आपके पास राइट टू स्लीप है, राइट टू, मान लो सपोज आपके पास, आपने कहा मेरे पास तो फ्रीडम है यार, मैं जो है डीजे बजा रहा हूँ, ओके। आपको रात को आपने 10 बजे के बाद डीजे, आप देखते हो कि 10 बजे के बाद डीजे बजाना अलाउ नहीं है, कभी सोचा क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है। देखो फंडामेंटल राइट है आपका, आप फ्री हैं, ठीक है, आपकी शादी हो रही है, आप नाच रहे हो, आप दोस्तों को नचवा रहे हो, बट आप सामने वाले को भी तो हर्ट कर रहे हो ना। जो आपके आसपास जो घर हैं वहाँ पे लोग रह रहे हैं जिनका आपसे कोई लेना देना ही नहीं है, ओके, वो लोग हर्ट हो रहे हैं, उनका भी तो आप अधिकार छीन रहे हो। राइट टू स्लीप है कि नहीं है? यहाँ पर अभी हम राइट पढ़ेंगे, राइट टू स्लीप है, सोने का अधिकार है। अब रात भर डीजे बजाओगे कैसे सोएगा सामने वाला? ये याद रखेगा, आपके राइट्स तब तक आपके फंडामेंटल राइट्स हैं जब तक कि वो दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को छीन ना रहे हो। दूसरे को नहीं छीन रहे हो तब तक ठीक है, उस हद तक ठीक है। ये चीज़ आपको बहुत, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। कई लोग पूछते हैं फंडामेंटल राइट्स हमारे कहाँ तक हैं, किस लिमिट तक हैं? उसी लिमिट तक है जिस लिमिट तक सामने वाला हर्ट नहीं हो रहा है, ओके। अगर वो हर्ट हो रहा है देन क्या हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स वहाँ पर वॉइड हो जाएंगे। आपको बहुत तरह के राइट्स हैं यहाँ पर, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बार बार इसको बहुत सारे केसेस के अंदर एक्सपेंड किया गया, बहुत सारे राइट्स आपको दिए गए। राइट टू लिव, राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ, फ्री हेल्प ऑफ लॉ, आपको कानूनी जो है निःशुल्क सुविधा। आपने देखा है ना, जैसे मानो कोई गरीब व्यक्ति है जिसके पास अपना ही केस लड़ने के लिए कोई वकील नहीं है, तो वहाँ पर उसको गवर्नमेंट जो है वकील मुहैया कराती है, ओके। राइट टू ट्रैवल फॉरेन, मैंने आपको आर्टिकल नंबर 19 के अंदर बताया था, आपको क्या है, आपको राइट टू फ्रीली मूव, ठीक है, इन द इंडियन टेरिटरी, इंडियन टेरिटरी के अंदर कहीं भी फ्रीली मूव करने का राइट है। बट याद रखिएगा, फॉरेन में घूमने का जो अधिकार है वो भी आपका फंडामेंटल राइट है, बट वो आर्टिकल नंबर 21 के अंदर मेंशन है। ये गलती मत कर देना कि उसको आर्टिकल नंबर 19 वाले को टिक कराओ आप, ठीक है। मैं आपको बहुत मेजर चीज बता रहा हूँ, आपको माइनर लग रही होगी बट इट इज वेरी मेजर, ओके। राइट टू लेट हैंगिंग, राइट टू लेट हैंगिंग, ओके। जैसे मानो किसी को फांसी की सजा हो जाती है, आप उस टाइम पे ही उसको क्या करोगे, जिस टाइम में कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया गया है कि इस टाइम पे इतने बजे जो है इस बंदे को क्या करना है, हैंग करना है, आप उसी टाइम पे उसको हैंग करोगे, ना उससे पहले करोगे ना उसके बाद करोगे। कई केसेस में तो ऐसा होता है कि मानो सपोज उस टाइम पर नहीं आपने हैंग किया तो उसकी जो है हैंगिंग प्रोसेस को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है, उसको मतलब फांसी की सजा को खत्म कर दिया जाता है। राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी जो हमारे पास राइट है बिजली का, तब भी हम देखते हैं कि आज भी हमारे देश के कई सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी हम लोगों के पास में नहीं है, ओके। बट हमारा ये राइट है, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, ओके। हमें बिजली का भी क्या है, फंडामेंटल राइट है, ध्यान। राइट टू प्राइवेसी, आपको अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने का अधिकार है। राइट टू हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का अधिकार है, ओके। राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार है। सोने का अधिकार का मतलब ये नहीं सर कहो सर क्या ऑफिस में सो सकते हैं, नहीं, ऑफिस में नहीं सो सकते, आपको उस चीज़ की सैलरी मिल रही है भैया, ठीक है। आप अगर ऑफिस में सो रहे हो तो आप सामने वाले के फंडामेंटल राइट का क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो, आप उससे पैसे भी ले रहे हो फिर भी आप काम नहीं कर रहे हो, देन क्या है, आप सामने वाले के फंडामेंटल राइट को वॉइड कर रहे हो, तो आपका वो फंडामेंटल राइट वहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ओके। ये राइट्स ध्यान रखिएगा, सभी ऐसा नहीं है जो क्रिमिनल्स हैं उनके पास में नहीं, उनके पास भी, आप देखते हो ना राइट टू हेल्थ। अब कोई क्रिमिनल, अगर कोई जो है सपोज मान लीजिए कोई अगर क्रिमिनल है और उसकी जो है तबीयत खराब हो जाती है, जेल के अंदर है, उसको आप देखते हो कि इमीडिएटली कहाँ ले जाया जाता है, अस्पताल ले जाया जाता है, क्यों? क्योंकि यार इंसान है ना वो भी, राइट टू हेल्थ उसके पास भी है, तो इसीलिए जो है उसको क्या करना है, आपके पास राइट टू हेल्थ हर किसी के पास में, राइट टू स्लीप है। राइट टू स्लीप ये नहीं बंदा आप अगर उसने क्राइम किया तो आप मारे जा रहे हो, उसे 3-4 दिन लगातार मारे जा रहे हो, सोने नहीं दे रहे हो, नहीं, आपको क्या करना है, उसे सोने भी देना है, राइट टू स्लीप उसके पास में है। राइट टू बिहेव विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, आपको वुमेन के साथ रिस्पेक्ट के साथ बिहेव करने का भी क्या है, फंडामेंटल राइट है आपका। शुड नॉट, यू शुड नहीं बोल रहा आपसे, यू हैव टू डू इट, ठीक है, आपको करना ही है, आपको महिलाओं के साथ सम्मान करना ही है,
ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि महिलाएं नहीं करेंगी, महिलाएं भी करेंगी, ठीक है। महिलाओं को भी सम्मान करना है पुरुषों का, पुरुषों को भी सम्मान करना है महिलाओं का। जब दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे तभी हम क्या करेंगे, एक यूनिटी के साथ में आगे अपने आप को डेवलप कर पाएंगे, अपने नेशन को डेवलप कर पाएंगे, ठीक। ये चीज़ें हैं आर्टिकल नंबर 21 हम लोगों ने देखा। अब हम बात करते हैं 21A के बारे में। इसको 2002 के अंदर 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा क्या गया था, एड ऑन किया गया था। आर्टिकल नंबर इसमें बोला ये गया कि देखो, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन 6 and 14। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है किसका, 16 से जो 6 से लेकर 14 ईयर के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। क्वेश्चन अभी एनडीए में आया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक थोड़ा सा उन्होंने बोला कि देखो 10 से शायद 14 था या 8 से 14 था, इस तरह से क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। 6 ईयर से 14 ईयर के बीच के लोगों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। आप आइए, चाहे वो अंबानी जी का बच्चा हो, चाहे वो कोई भी किसी गरीब का व्यक्ति हो, किसी गरीब का बच्चा हो, आप आइए सरकारी स्कूल में और वहाँ पर फ्री एजुकेशन प्राप्त कीजिए। ये जो है हमसे आर्टिकल नंबर 21A कहता है, आपको राइट है, ओके। क्या कब ऐड किया गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ध्यान रखिएगा 2002 के अंदर इसको ऐड ऑन किया गया था। 6 ईयर से 14 ईयर तक के बच्चों के लिए है। देखो, इससे पहले ऐसा नहीं है कि 21 जब 2002 से पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ नहीं थी। आर्टिकल नंबर 45 आपसे कहता है, क्या कहता है, 6 से 14 साल के बच्चों को आपको क्या करना चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। देनी चाहिए और देना ही है, दोनों में क्या है डिफरेंस, समझ रहे हैं ना। ये फंडामेंटल राइट है आपका, ये फ्री है, ओके। वहाँ पर आपका जो 6 से जो है 14 के अंदर क्या है, आपको डीपीएसपी दिखते हैं। क्या दिखते हैं, डीपीएसपी। डीपीएसपी मीन्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू स्टेट्स, ओके। तो ध्यान रखिएगा, डीपीएसपी में राज्यों को, स्टेट को पॉलिसी बनाने के लिए डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन दी गई है, बट इट इज नॉट ए जुडिशियल, ओके। इस पे क्या है, नहीं कर सकते, चाहे तो स्टेट करे चाहे तो ना करे, उसकी मर्जी है, बट यहाँ पे क्या है, स्टेट को करना ही पड़ेगा। अगर आपको गवर्नमेंट 6 से 14 साल के बच्चे को आपके फ्री जो है एजुकेशन नहीं दे रही है तो आप क्या कर सकते हो, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपके फंडामेंटल राइट है ना, फंडामेंटल राइट को क्या बताया, गारंटर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। अगर 6 से 14 साल का आपका बच्चा है और आप नहीं पढ़ा पा रहे हो उसको, आपको एडमिशन नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट स्कूल के अंदर, तो आप जा सकते हो, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, उसका गारंटर सुप्रीम कोर्ट है आपका, ठीक। तो ये चीज़ है आर्टिकल नंबर 21A के बारे में। ये मैंने बताया आपको, आर्टिकल नंबर 45 के अंदर पहले भी था, ठीक है, अभी भी है, और हम पढ़ेंगे इसको जब डीपीएसपी में अभी हम लोग आने वाले हैं तो उसको पढ़ेंगे। 45 के अंदर बोला गया कि 6 से 14 साल के बच्चों के लिए जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के लिए क्या करेगा, स्टेट पॉलिसी को बनाएगा, एंड बनाया। इसी आर्टिकल को देखते हुए उन्होंने इसे यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया गया 21A के अंदर, उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, ठीक। तो डीपीएसपी भी एक तरह से आपके राइट्स ही होते हैं, बट दोज आर नॉन जुडिशियल, ओके। बट ये क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, ये क्या है, जुडिशियल है, ठीक। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। आर्टिकल नंबर 22 आपसे क्या कहता है, आर्टिकल नंबर 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेज। कुछ केसेस के अंदर आपको क्या है, प्रोटेक्शन दी जाएगी आपको जब अरेस्ट कर लिया जाता है। ये उन व्यक्तियों के लिए जो अरेस्ट होते हैं, ठीक है। अब अरेस्ट कई बार क्या होता है, हमने गुनाह किया होता है तब भी अरेस्ट हो जाते हैं, कई बार नहीं किया होता गुनाह तब भी अरेस्ट हो जाते हैं। तो जब हम अरेस्ट होते हैं, राइट, जब हम अरेस्ट होते हैं तो हम उसको बोलते हैं प्यूनिटिव, जो हमने अपराध किया है और तब अरेस्ट हो रहे। एक होता है जब हमने अपराध ही नहीं किया और तब भी अरेस्ट हो गए, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रिवेंटिव आ जाएगा, ओके। तो क्या चीज़ें हैं समझते हैं इसको। ये एप्लीकेबल है दोनों के लिए, सिटीजन्स एंड नॉट सिटीजन्स दोनों के लिए ही क्या होते हैं, ये जो है राइट्स अवेलेबल हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। दोनों के लिए ही क्या है, सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स दोनों के पास ही ये क्या है, राइट्स हैं। अब इसको समझते हैं हम लोग, ये क्या चीज़ है, ठीक है। आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 1 आपसे कहते हैं, एनी पर्सन हु इज इन कस्टडी हैज टू इन्फॉर्म्ड एज वाई ही हैज अरेस्टेड। कोई भी व्यक्ति, मानो सपोज आपको जो है अरेस्ट कर लिया गया, आपको अरेस्ट कर लिया गया, तो आपको जानने का अधिकार है कि भैया मेरे को अरेस्ट क्यों किया इन्होंने। आप पूछोगे उनसे आपको अरेस्ट क्यों किया, वो बताएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, और साथ ही साथ आपको कंसल्ट, अपने एडवोकेट से कंसल्ट करने का भी जो है अधिकार है, उससे आपको कोई भी मना नहीं कर सकता। आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 2 आपसे कहता है, द अरेस्टेड इंडिविजुअल शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ हिज अरेस्ट। आपने किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया, पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोई पुलिस मैन आपको जो है क्या करता है, अरेस्ट करता है, 24 आवर के अंदर उसको जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है, ठीक है, उसके सामने उसको पेश करना होगा,
बात समझ में आ रही? आपने मुझे अरेस्ट किया, आज कितने बजे अरेस्ट किया आपने मुझे? सुबह दिन में के 2 बजे जो है आपने मुझे अरेस्ट किया। 24 घंटे के अंदर आपको जो है मुझे किसके सामने? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है। अब कई लोग कहेंगे सर संडे होगा बीच में तो 24 घंटे कैसे होंगे, सर बीच में छुट्टियां पड़ गई तो कैसे होंगे, सर अगर मानो कहीं दूर से लेके आना है जिसमें टाइम ही जो है 24 घंटे का ज़्यादा लेगा तो सर कैसे लाएगा 24 घंटे में? देखो, जो वर्किंग डेज की बात की गई है यहाँ पर, कई बार आप देखते हो ना, इसी चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए कई बार फ्राइडे को अरेस्ट करते हैं लोग। क्या करते हैं? फ्राइडे को अरेस्ट किया जाता है ताकि उनके पास क्या करें, इन्वेस्टिगेशन के लिए 2 दिन का टाइम और मिल जाए। सैटरडे छुट्टी रहती है, संडे जो है ऑफ रहता है, तो 2 दिन आपको मंडे को ही सामने लेके जाना है, ठीक है। ऐसे केसेज भी होते हैं, बट बात कर रहे हैं हम लोग मंडे को, अगर जो है 24 घंटे के अंदर आपको करना है तो ये वर्किंग डेज है, ठीक है। वर्किंग डेज में होना चाहिए। फ्राइडे है तो आपको सैटरडे को नहीं लेके जाना है, आप फिर मंडे को तक ले जा सकते हैं। ये बात क्लियर है। और साथ ही साथ जैसे हमने बात की ट्रैवल के, ट्रैवल टाइम को ऐड किया जाता है, लिखते हैं वो लोग हमने इतना ट्रैवल टाइम था तो उसको 24 घंटे से हटा दिया जाता है, 24 घंटे से उस ट्रैवल टाइम को माइनस कर दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं। आर्टिकल नंबर 22 का क्लॉज नंबर 3 आपसे कहता है नो इंडिविजुअल हु हैज बीन अरेस्टेड कैन बी केप्ट इन कस्टडी फॉर मोर देन द पीरियड डिटरमाइंड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। These safeguards are however not applicable to enemy aliens and people arrested under preventive detention laws। क्या मतलब है इसका? देखो भाई, अगर मजिस्ट्रेट के पास आप 24 घंटे के अंदर, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि वो बंदा जो है क्या है, वो क्या उसने क्राइम नहीं किया है, तो आपको उसको रिलीज करना पड़ेगा, फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब कई लोग कहेंगे सर अगर मानो कोर्ट ने जो है क्या करा, सजा दे दी, कोर्ट ने बोला भैया इस बंदे को अरेस्ट करो, तब आपको मजिस्ट्रेट के सामने, तो आप तो कोर्ट ही ले गए ना, कॉमन सेंस वाली बात है। आपको कोर्ट ही बोल रहा है क्या कि इसको अरेस्ट करो, फिर आपको मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो नॉट एप्लीकेबल टू, किन लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो एनिमी एलियंस, जो एनिमी एलियंस, एनिमी एलियंस का मतलब ये नहीं कि जो पाकिस्तान है, चाइना है, इनके नागरिकों को एनिमी एलियंस नहीं कहा जाएगा। ये तब बोला जाएगा जब हम उनके साथ वॉर में है। जैसे पाकिस्तान के जो सिटीजन्स हैं वो भी क्या है, हमारे फ्रेंड्स हैं, वो भी क्या है, फ्रेंड कंट्री है हमारी, जब तक कि हम उसके साथ वॉर में नहीं है। अगर हम उसके साथ वॉर में हैं तो वो जो है हमारी क्या हो जाएगी, एनिमी कंट्री हो जाएगी। वहाँ के जो सिटीजन्स हैं हमारे एनिमी सिटीजन्स हो जाएंगे, एनिमी पर्सन्स हो जाएंगे, एनिमी एलियंस हो जाएंगे, ओके। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। उनको एक तरह के राइट्स नहीं है, उनको नहीं कि ये आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना है, उनको आपको बताना है क्यों अरेस्ट किया। नो, आप वहाँ पे शक के बिना पे भी क्या कर सकते हैं, उनको अरेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, पीपल अरेस्टेड अंडर प्रिवेंशन डिटेंशन लॉ, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंदर भी इनको जो है आप चाहो तो ना बताओ उनको कि क्यों आपने जो है उनको अरेस्ट किया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन और प्यूनिटिव डिटेंशन क्या है, इसको हम एक हल्का सा ओवरव्यू उसका ले लेते हैं, राइट। तो क्या देखो, प्यूनिटिव का मतलब है पनिशमेंट देने के लिए आपने जिसको जो है अरेस्ट किया है। ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा अपराधी जिसने अपराध किया हुआ है, कोई ऑफेंस इसने कर दिया, उसके बाद उसको पकड़ा जा रहा है, तो क्या जाएगा, प्यूनिटिव डिटेंशन करा जाएगा उसका, ठीक है। तो उसको कैसे डिटेन किया जाएगा, प्यूनिटिव डिटेन किया जाएगा। प्रिवेंटिव डिटेन क्या है, उसने अपराध नहीं किया लेकिन स्टेट यानी कि किसी को, ऐसे स्टेट को शक है कि ये क्या कर सकता है, ऑफेंस कर सकता है, या ऑफेंस लोगों से करवा सकता है, हेट स्पीच देके करवा सकता है। अब देखते हो ना, जैसे क्या होता है, चुनाव होने वाले होते हैं या कोई ऐसा, जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ क्या हटाया था, आर्टिकल 370 हटाया था, धारा आर्टिकल 370 जब हटाई गई थी तो क्या करा गया, जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को क्या करा, प्रिवेंटिव डिटेन कर लिया गया था। क्यों करा गया, उनको लगा कि देखो जब ऐसा अगर हम कोई भी इस तरह का मेजर काम करते हैं तो हो सकता है कि वहाँ के जो लोकल लीडर्स हैं उनका प्रभाव ज़्यादा होता है अपनी जनता के बीच में, अपने लोगों के बीच में, तो ऐसी कोई हेट स्पीच वगैरह दे सकते हैं जिससे वहाँ क्या हो जाए, दंगे वगैरह भड़क जाए। तो इसलिए शक के बिना पर भी क्या करा जा सकता है, डिटेन किया जा सकता है। ये बोलता है हमारा आर्टिकल नंबर 22, ठीक है। होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्या चीज़ है, प्यूनिटिव डिटेंशन वही है, आपने अपराध किया तब आपको पकड़ा जा रहा है। एंड प्रिवेंटिव यानी प्रिवेंट करने के लिए, किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए जब आपको पकड़ा जाएगा तो प्रिवेंटिव डिटेंशन आपका कहलाएगा, उस टाइम पे ध्यान रखिएगा, ओके। तो ये चीज़ें हैं, जैसे मानो सपोज मेरे से रिलेटेड मैं अगर कहीं पर का कोई लोकल लीडर हूँ, ठीक है, और ऐसा कुछ हो रहा है जो यहाँ के लोगों के बारे में गलत है, सही नहीं है, जहाँ पर अगर मैं कोई चीज़ बोलूँ तो लोग वहाँ पर करने के लिए मर मिट जाए, ओके। तो वहां पर शक की बिना पर कि मुझे, मेरे कहने पर जो है लोग क्या हो सकते हैं, आक्रोशित हो सकते हैं, तो मुझे क्या कहा जा सकता है, डिटेन किया जाता है, उसको कहेंगे प्रिवेंटिव
डिटेंशन, मतलब किसी जो है ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए जब डिटेंशन किया जाता है उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। आपने कोई अपराध किया है, उसको अगर अपराध करने के बाद अगर आपको पकड़ा जा रहा है, वहाँ पर आपको प्यूनिटिव डिटेंशन आपका कहलाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो गई हमारे राइट टू फ्रीडम के बारे में। ठीक है, राइट टू फ्रीडम के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा आर्टिकल नंबर 21 के बारे में, आर्टिकल नंबर 19 के बारे में हमने सबसे पहले पढ़ा। हमने इसके अंदर 6 तरह की हमने क्या देखी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ टू असेंबल, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हमने पढ़ा फ्रीडम टू मूव फ्रीली एंड फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन। एंड हमने आर्टिकल नंबर 20 के अंदर जाना कि जो भी हमारे सिटीजन्स हैं उनको कुछ जो है प्रोटेक्शन दी गई है, किसके खिलाफ? रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेज। ठीक है, हमने यहाँ पर 3 तरह के प्रोटेक्शन की बात की गई थी, प्रोस्पेक्टिव, क्रिमिनलाइजेशन एंड डबल जियोपार्डी एंड प्रोविजन अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन के बारे में। साथ ही साथ हमने आर्टिकल नंबर 21 के अंदर जाना था कुछ चीज़ें। क्या हमने जाना था आर्टिकल नंबर 21 के अंदर? आर्टिकल नंबर 21 के अंदर हमने बात करी थी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। हमें यहाँ पर बहुत तरह के जो है सेवरल राइट्स मिलते हैं, राइट टू लिव, राइट टू फ्री हेल्प ऑफ लॉ, राइट टू ट्रैवल फॉरेन एंड राइट टू लेट हैंगिंग, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू बिहेव विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, etc। ये सब चीज़ के बारे में हमने बात करी आर्टिकल नंबर 21 के बारे में। फिर हमने बात करी आर्टिकल नंबर 21A को, जिसको एड ऑन किया गया था 2002 के अंदर 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंदर, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देना अनिवार्य है। आर्टिकल नंबर 22 के बारे में हमने जाना कि कुछ जो प्रोटेक्शन दी गई है, जो व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है, अरेस्ट किस तरह से होता है? 2 तरह के अरेस्ट होते हैं हमारे यहाँ, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन 2 तरह के होते हैं। प्यूनिटिव यानी कि जब आपने अपराध किया तब आपको डिटेन किया जाता है, प्रिवेंटिव यानी किसी ऑफेंस को प्रिवेंट करने के लिए आपको शक की बिना पर जो है डिटेन कर लिया जा रहा है, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। तो होप चीज़ें आपको क्लियर भी होंगी। तो आज की इस क्लास के अंदर हमने फ्रीडम, जो आपके राइट है, राइट टू फ्रीडम को हमने जाना। तो अगली क्लास के अंदर राइट टू एक्सप्लॉयटेशन के बारे में जानेंगे हम, आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 के बारे में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथ ही दोस्तों को भी, जो भी व्यक्ति आपके साथ में हैं, जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जो है आप रिकमेंड कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।